डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है और मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर किसी शहर या गांव में नहीं रहता, बल्कि जंगल में रहता हूँ। और जंगल में रहने का भी एक कारण है, मेरी जिंदगी की वो डरावनी कहानी जो हर रोज़ मेरी आंखों के सामने आज की तरह ही बीतती है। और मैं हर रोज़ सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन डर कर उठ जाता हूँ। आज मेरी उम्र 70 साल है, फिर भी मैं जंगल को छोड़कर जा नहीं पा रहा हूँ। मेरी मजबूरी। बहुत साल पहले जब मैं 22 साल का था, अपने गांव में माता पिता के साथ जिंदगी बिताया करता था। हर रोज सुबह अपने पिता के साथ खेतों में जाना, उनके साथ मेहनत करना रोजमर्रा का मेरे लिए काम था। सुबह सुबह हम खाना खाकर जाते। मेरी माँ बहुत ज़्यादा रोटियां बना दिया करती और हम प्याज के साथ उन रोटियों को लेकर खेतों में जाते। बहुत ज़्यादा मेहनत करते। दोपहर को उसी सूखी रोटियों को खाकर हमें गुजारा करना पड़ता और रात को जब वापस आते तब अच्छा खाना खाने को मिलता। मेरी माँ की सेहत थोड़ी खराब रहने लगी थी, इसीलिए उनसे अब खाना कम बनता था। ज़्यादातर वो पलंग पर लेटी रहती। एक बीमारी के कारण उनकी ये हालत हो गई थी और डॉक्टर ने भी कहा था कि उन्हें ठीक होने में 6 से 7 महीने लग सकते हैं। उनकी टांगों पर ज़्यादा वजन नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए मेरी माँ बैठकर ही काम किया करती थी। उसके बाद मेरी माँ कहने लगी थी कि हमें सुधीर की शादी कर देनी चाहिए। ये बातें सुनकर मेरी आंखें शर्म से थोड़ा नीचे झुक रही थी। शादी के बारे में मैंने अभी सोचा नहीं था। मुझे लग रहा था शायद जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तब मेरी शादी की बातें की जाएंगी। लेकिन मेरी माँ इस तरह से बीमार रहने लगी थी तो माँ का मानना था अगर घर में बहू आ जाएगी तो घर को वो संभाल सकेगी और इससे मैं भी खुश रहूंगा। माँ की बात को मैं टाल नहीं सकता था और मेरी माँ कई गांव में घूमने लगी। मेरे रिश्तेदार भी रिश्ते की बातें लेकर घर में आने लगे थे और मुझे एक लड़की को देखने के लिए दूर के गांव में जाना था। अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे, क्योंकि मेरी जिंदगी का शायद ये सबसे बड़ा दिन होने वाला था। हम लक्ष्मी को घर लेकर आने वाले थे। कहते हैं ना, जब शादी के बाद लड़की अपना पैर घर में रखती है, घर में बरकत आने लगती है। वो लक्ष्मी का रूप होती है। जब हम उस गांव में पहुंचे थे तब मुझे ये जानकारी मिली थी कि उस लड़की के माँ बाप नहीं हैं, उसके चाचा चाची उसे पाल रहे हैं और वो घर का सारा काम करती है। सिलाई उसे आती है, बाकी भी ढेर सारे अलग अलग तरह के काम वो जानती है। इससे ज़्यादा सुशील लड़की हमें कहाँ मिल सकती थी। मुझे सामने वाली कुर्सी पर बिठाया गया था और उस लड़की को भी सामने बिठाया गया। बड़ा सा घूंघट उसने आगे की तरफ किया हुआ था और तब मुझे उस लड़की का नाम सुनने को मिला था, कामिनी। यह नाम मेरे कानों में गूंज पड़ा और जैसे अंदर खुशी सी हुई। जितना मैं शर्मा रहा था उतनी ही कामिनी भी शर्मा रही थी, लेकिन कामिनी के चाचा चाची बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। इससे मेरी माँ को भी शक सा होने लगा। मेरी माँ कहने लगी, लड़की को घूंघट ऊपर की तरफ करने के लिए कहिए, एक बार हम लड़की को देखना चाहते हैं और आप इतने ज़्यादा डरे हुए क्यों हैं। उन्होंने कहा, हमें इसलिए डर है कि हमारी बेटी की तरह ही है ये, इसकी शादी अच्छे घर में हो जाए, इसीलिए थोड़ा थोड़ा घबराते रहते हैं। जब मेरी माँ ने उस लड़की का घूंघट ऊपर की तरफ किया था, मुझे कामिनी का चेहरा देखने को नहीं मिला था, सिर्फ मेरी माँ ने देखा था। और मेरी माँ ने जब मेरी तरफ देखा फिर कहा, तुम सच में भाग्यशाली हो,
इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी। सारी की सारी बातें हो चुकी थी। उसके बाद मुझे और कामिनी को उस कमरे में अकेला छोड़ा गया। मेरी माँ भी कह रही थी, बातें करके देखो, कुछ एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। सब कमरे से बाहर जा चुके थे। कामिनी ने भी घूंघट ऊपर की तरफ कर लिया था। जब मैंने उसे देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। सच में इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी, और अब वो मेरी बीवी बनने वाली थी। मेरे दिल में बहुत खुशी की लहर बार बार बह रही थी और मेरी आंखें चमक उठी थी। यही कारण था कि सबसे पहले उससे सवाल मैंने ही पूछा, क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? आपसे कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई? कामिनी ने सर नीचे की तरफ हिलाया और हल्की सी आवाज में कहा, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे एक झटका सा लगा था। ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी जो खुशहाल होने वाली थी फिर से पहले जैसी ही हो गई। घबराते हुए मैंने कहा, क्या तुम्हें कोई और लड़का पसंद है? सच बोलना, देखो अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। कामिनी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई और लड़का नहीं पसंद, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा, शादी नहीं करना चाहती थी? कारण क्या है? मुझे कारण बता सकती हो? कामिनी ने कहा, मुझे बस शादी करनी ही नहीं है। मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ और मेरे चाचा चाची मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसीलिए अकेला रहना मुझे पसंद रहा है। मैं नहीं जानती मैं किसी के साथ रह पाऊंगी या नहीं, मैं तुम्हें खुश कर पाऊंगी या नहीं। तब मेरे मन में एक खुशी की लहर फिर से दौड़ी और मैंने उसको कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा, तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा और तुम अपनी जिंदगी जिस तरह से जीना चाहती हो उसी तरह से जी पाओगी। तब उसने मुझसे वादा लिया था। उसने कहा, तुम वादा करो, मैं जो करना चाहूंगी तुम मुझे करने दोगे और मुझे परेशान नहीं करोगे, क्योंकि मैं विवाहित जिंदगी में रह पाऊंगी, जी पाऊंगी, मुझे अब तक पता नहीं है, तो तुम जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना। मैंने उसको वादा कर दिया और फिर वो खुश हो गई थी। दोबारा उसने घूंघट आगे की तरफ किया, जिसके बाद सभी उस कमरे में आ चुके थे। धीरे धीरे ये बात हर किसी तक पहुंच गई कि लड़का और लड़की दोनों तैयार हैं। फिर शादी का समय आया और शादी के वक्त बार बार मेरा सर उसकी तरफ घूमे जा रहा था। मेरी जिंदगी में ऐसी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी बनकर आने वाली है, खुश तो मैं होता ही। फिर उस रात का वक्त, ये सुहाग रात का समय था। जब मैं कामिनी को मिलने के लिए कमरे में जा रहा था, सभी थोड़ा थोड़ा मुझे तंग कर रहे थे। हमारे यहाँ रिवाज था, जब भी लड़का लड़की को मिलने के लिए सुहाग रात वाली रात कमरे के अंदर जाता है, उसे रोकने की हर कोशिश की जाती है, उसे तंग किया जाता है और हमें बस जवाब देते देते कमरे के अंदर पहुंचना होता है। पहली बार तो मेरी शादी हुई थी, मैं इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया करता था, लेकिन अब सबने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। उसके बाद कमरे के अंदर जाने का मौका मिला। कामिनी घूंघट को ओढ़े सामने पलंग पर बैठी हुई थी और मैं करीब जाकर बैठ गया। फिर धीरे से हाथ को सरकाते हुए उसके घूंघट को ऊपर की तरफ किया। आज वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि अगर मेरी आंखों के सामने कोई परी भी आ जाती, मैं उसे नकार देता। तब मुझे कामिनी ने आंखों में आंखें डालकर कहा था, तुम अपना वादा तो याद रखे हुए हो ना? देखो, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करना। जब मैं तैयार हो जाऊंगी खुद ब खुद तुम्हें बता दूंगी, लेकिन आज के बाद मुझे छूने की कोशिश मत करना। मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। ये कह के वो एक तरफ करवट लेकर सो गई थी, जबकि मैं वहीं पलंग पर बैठे अपने सपनों को सोचते हुए आंखों में धीरे धीरे नींद को लाना तो चाहता था, लेकिन पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अगले कुछ दिनों तक घर में मेहमान थे। मेहमानों को वापस उनके घर भेजने के बाद मुझे कामिनी ने कभी हाथ लगाने नहीं दिया, लेकिन मैं इज्जत करता था। वो कभी भी किसी मर्द को अपने करीब आने नहीं देती थी। शायद धीरे धीरे उसे आदत हो जाएगी
कि मैं उसका पति हूं, उसके ऊपर मेरा भी हक है, लेकिन मैं उसे समय देना चाहता था। कुछ दिनों बाद मैं अपने पिता के साथ खेतों में जाने लगा था। उस दोपहर माँ मौसी के पास गई हुई थी। कामिनी घर में अकेली ही थी। मैंने अपने पिता को खेत में कहा, पिताजी, कामिनी घर में अकेली होगी, बस घर जाकर आता हूँ, थोड़ी तो दूरी है, बस उसे एक बार देख कर आता हूँ। मेरे पिता ने भी मुस्कुराते हुए कहा था, हाँ हाँ जाओ, अब बीवी के बिना मन थोड़े ना लगेगा, जाओ जाओ मिलकर आओ उसे, कोई बात नहीं, ज्यादा देर लगती है तो मैं यहाँ पर काम को संभाल लूंगा। मेरे पिता ने मुझे इजाजत दी थी, जिसके बाद मैं घर की तरफ निकला। और घर का सफर ज्यादा लंबा तो नहीं था, लेकिन बेवजह ही यह सफर लंबा लग रहा था। उससे मिलने की चाहत थी। घर पहुंचने के बाद घर का दरवाजा खुला था। मैंने हर एक कमरे में देखा, कामिनी वहां पर मौजूद नहीं थी। जिसके बाद मैं बाहर की तरफ आया, मैंने दरवाजा लगाया और मैं इधर उधर झांकने लगा, आखिर कामिनी कहां पर गई। मैंने आगे से कुंडा लगा दिया था, दरवाजे के आगे खड़ा इधर उधर झांक रहा। अचानक मेरे कंधे के ऊपर किसी ने हाथ रखा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, कामिनी दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजा खुला हुआ था। मैं हैरान था, अरे कामिनी, तुम कहां थी? पहले मुझे नजर ही नहीं आई। कामिनी ने कहा, मैं तो कमरे में ही थी, खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, सब्जियों को काट रही थी। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, मैं अभी तो कमरे में जाकर आया हूं, और ये दरवाजा तुमने कैसे खोला? दरवाजा मैंने लगा दिया था और कुंडा तो बाहर की तरफ है, मैंने कुंडा भी लगाया था, ये कैसे खुल गया? कामिनी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे क्या पता, आपने लगाया था ना, मैंने तो बस खींचा और दरवाजा खुल गया। फिर मैंने कामिनी को कहा, ठीक है, तुम खाना बना रही थी तो खाना बना लो, मैं वैसे ही तुम्हें देखने के लिए आया था कि तुम घर में अकेली हो, कोई मुसीबत ना हो, किसी चीज की तुम्हें जरूरत ना हो। कामिनी वापस कमरे में चली गई। वहां जाकर मैंने देखा, पहले यहां कोई सामान नहीं पड़ा था, अब सभी सब्जियां पूरी तरह से कटी हुई थी। जैसे कुछ ही सेकंड में उसने यह सारा काम कर दिया। फिर प्लेट को समेटते हुए पास के कुकर में उसने सारी सब्जियां डाली। वहीं पर बैठे मैं बस उसे निहारता जा रहा था। अब तक उसने मुझे छूने तक नहीं दिया था। उसे अकेले रहना पसंद था, लेकिन ऐसा नहीं था, वो काम नहीं करना चाहती थी। घर का सारा काम करती, माँ को किसी काम को हाथ तक लगाने नहीं देती और हर काम बड़ी तेजी से कर लेती है, जैसे माहिर हो हर चीज में। मैं जब कुर्सी पर बैठा था, उसने किचन में खाना बनाना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी लकड़ियों को जलाकर उसने कुकर एक तरफ रखा, दूसरी तरफ वो रोटी बनाने लगी थी। मुझे देखते ही कुछ अजीब सा लग रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मेरी तरफ पड़ती, मुझे ऐसा लगता वो इंतज़ार कर रही है कि मैं वापस खेतों में कब चला जाऊं। काफ़ी बार उसने पीछे मुड़ मुड़ कर देखा तो मैंने उसको कह दिया, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मुझे लगता है तुम इंतज़ार कर रही हो कि मैं खेतों में जाऊं। कामिनी ने कहा, मैं किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रही, मैं तो बस आपकी तरफ देख रही हूं कि शायद आज आपको काम होगा, लेकिन आज अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, हो सकता है घर में भी कोई काम हो। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मैं उससे कुछ और कहना नहीं चाहता था। मुझे उससे प्यार था, हर रोज उसकी आंखों में देखा करता था, लेकिन वो मुझे छूने तक नहीं देती थी, मुझसे दूरी बनाकर रखती थी। मैं बस ये जानना चाहता था, अगर मैंने उससे शादी की है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके अंदर, उसके दिल में अपने लिए प्यार कैसे बना सकता हूँ, उसका भरोसा कैसे जीत सकता हूँ। ये बातें अपनी ज़बान तक ज़रूर लाता था मैं, लेकिन उसे बता नहीं पाता था, तो उसकी बात का जवाब मैंने बस सर हिला कर दिया था। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ कामिनी सोई हुई थी। जब वो सोती थी, उसके बाद एक तरफ करवट वो लेती और सुबह तक उसी तरफ करवट रखती थी। आज नींद ही नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ करवट लिए
अचानक पीछे एक आवाज सी हुई, जैसे कोई चल रहा हो। मुझे लगा कामिनी उठी होगी। मैं जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ा, गर्दन थोड़ी सी खींची, जिस कारण मुझे खांसी आने लगी। कामिनी तो दूसरी तरफ लेटी ही हुई थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी। मैं पानी पीना चाहता था और आसपास पानी नहीं था। मैंने बस हल्की सी आवाज में कहा, कामिनी जरा पानी देना, तुम्हारी तरफ ग्लास में पड़ा है। शायद वो सोई हुई थी, उसे आवाज सुनाई ही नहीं दी, तो थोड़ा उसे हिलाकर मैंने कुछ कहा। लेकिन जब मैंने उसे हिलाया था ना, उसकी बाजू पूरी तरह से ठंडी थी, जैसे उसका शरीर पूरा ठंडा हो गया हो। मैं घबरा गया। मैंने आगे पड़े उस गिलास से पानी पिया और उसके बाद कामिनी के सर पर हाथ लगाया। बर्फ की तरह ठंडा शरीर था उसका। घबरा गया मैं, उसे हिलाने लगा। मुझे लगा उसे कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन जितना जोर जोर से मैं हिलाता गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत हो गई हो। मैं उसे हिलाता गया, चेहरे पर पानी मारा, लेकिन वो हिल नहीं रही थी। उसकी नब्ज भी गर्दन पर मैंने अच्छे से देखी, वो नहीं चल रही थी। दिल की धड़कन नहीं चल रही थी और मैं सदमे में था। अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी, किसी को बताने की हिम्मत नहीं थी। कामिनी उस पलंग के दूसरी तरफ लेटी हुई और मैं इस तरफ लेटा हुआ। मेरी जिंदगी का प्यार जैसे दूर हो चुका था। कामिनी की मौत हो चुकी थी, लेकिन कैसे? सोए हुए ही वो अपने आप मर गई। ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं किसी गम में उसकी जान निकल गई। वो मेरे साथ खुश तो थी ना, मैंने उसे कभी परेशान तो नहीं किया ना, कभी बस ऐसे बाजू पर ही तो छुआ था। वो कहा करती थी मुझे छुइएगा मत, मैंने कभी नहीं छुआ, बस इस तरह कभी कभी बुलाने के लिए छू लिया करता था। लेकिन पति था, इतना तो हक था ना। क्या मैंने कुछ बुरा तो नहीं कर दिया जिस कारण उसकी जान निकल गई? पूरी रात बस मैं सोचता ही रहा। नींद नहीं आ रही थी, सर से पसीना टपके जा रहा था। जब माँ मेरे कमरे में आएगी क्या बताऊंगा? लेकिन सुबह मैंने कामिनी को उठते हुए देखा। वो उठी, मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराई और कहने लगी, अरे आज आप जल्दी उठ गए, क्या हुआ, आपको नींद नहीं आई? मेरा चेहरा उतरा हुआ था और कामिनी को जैसे पता लग गया। किसी कारण तो मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ हूं, लेकिन ये मेरी हैरानी का विषय था। मेरे साथ एक लाश थी जो जिंदा हो चुकी थी। मैंने कामिनी को कहा, देखो क्या मैं तुम्हारा हाथ छू सकता हूं? कामिनी ने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, वो अच्छा गर्म था, रात की तरह ठंडा नहीं था। मैंने कहा, कामिनी, रात को मैंने तुम्हें हिलाने की कोशिश की, तुम्हारा शरीर पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है, तुम मारी गई हो। तब कामिनी मुस्कुराई, लेकिन थोड़ी सी घबराई भी, और कहने लगी, जब मैं सो जाती हूं मेरा शरीर पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। आप घबराइए मत, मुझे कुछ नहीं होने वाला, बस मेरा शरीर ठंडा ही रहता है और मुझे नींद ऐसी आती है, चाहे जो हो जाए, भूचाल आ जाए, मैं उठती नहीं, मेरी सुबह ही नींद खुलती है। ये कह के कामिनी बाहर की तरफ चली गई थी। सुबह सबसे पहले वो नहाया करती थी, नहाने के बाद घर का काम किया करती थी और पूरा दिन वो काम करती ही रहती। अपने पिता के साथ खेतों में जाने से पहले बार बार मुड़ मुड़ कर मैं कामिनी को देख रहा था और कामिनी भी तिरछी नजर से मेरी तरफ देखती, जैसे उसका कोई राज था जो शायद मुझे थोड़ा बहुत पता लग गया था और इसी चीज से वो घबराने लगी थी। उस दिन जब मैं खेतों में था, मेरा दिमाग अपने आप चलता जा रहा था। मुझे कामिनी पर शक सा होने लगा था। वो क्या करती है? मुझे झूठ तो नहीं बोलती। दिन के वक्त घर में अकेली होती है, माँ हर बार बाहर गई होती है, पूरा दिन घर में वो अकेली। जब वो अकेली रहती है क्या करती है? मैं शक से घिरा हुआ था और सच जानने के लिए खेतों से वापस आया था।
वापस आते वक्त ऐसे ऐसे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे, विचार अजीब से थे। मुझे सच जानना था। घर के करीब पहुंचते ही धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो मैं खिड़की के पास गया था। उस खिड़की को हाथ से खोला मैंने, अंदर झांकने लगा। अंदर कोई आवाज नहीं आ रही थी, सामान बिखरा हुआ था। दूसरी खिड़की से मैंने अंदर देखा, मुझे अंदर कोई नजर नहीं आया। ऐसा लगा जैसे घर में कोई नहीं है। जल्दी से मैं आगे के दरवाजे के पास गया, वो दरवाजा खुला था। फिर मैं उस दरवाजे के अंदर गया, दरवाजे को लगा दिया। मैं देखना चाहता था छिपकर आखिर कामिनी क्या कर रही है, घर में है या बाहर है। दरवाजा मैं लगा चुका था, अंदर वाला वो कुंडा भी लगा चुका था। एक एक करके सभी कमरों को देखा मैंने, लेकिन मुझे कामिनी कहीं पर नजर नहीं आई। बाहर की तरफ भी झांकता रहा मैं, एक तरफ बाथरूम में भी देखा, कामिनी घर में नहीं थी। अब मैं जानना चाहता था आखिर कामिनी कहाँ पर है। जब बाहर से आएगी ना, तब मैं उससे सवाल पूछूंगा। घर में ही कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था, इंतजार में किए जा रहा था। तभी वो 5 मिनट ही हुए होंगे, मैं कुर्सी से दरवाजे के बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। अचानक पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। घबरा गया मैं। घर में मैं अकेला था, लेकिन कामिनी मेरे पीछे खड़ी होकर मुझे हिलाकर मुझसे बात करना चाहती थी। कहने लगी, अरे आप कब आए? मैं काम कर रही थी, पता ही नहीं चला। फिर कामिनी की नजर आगे वाले दरवाजे पर पड़ी, वो दरवाजा बंद था। उसके बाद कामिनी ने मुझसे सवाल पूछा, आपने दरवाजा बंद क्यों कर दिया? देखिए, आप कुछ और तो नहीं सोच रहे? मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। जब मैं तैयार हो जाऊंगी आपको बता दूंगी। मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश तो नहीं करेंगे ना आप? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, लेकिन बस मुझे ये बता दो, तुम घर में मौजूद नहीं थी। मैंने दरवाजा लगाया और अब भी कुंडा वैसा का वैसा ही लगा हुआ है। तुम घर के अंदर आई कहां से? क्या बाहर जाने का और अंदर आने का कोई और रास्ता भी है? कामिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो सोचने लगी थी। मैं बार बार उसको कहता जा रहा था, मुझे सच बताओ, मुझे सच बताओ। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल सन्न होकर मेरे सामने खड़ी थी। मैं उससे पूछे जा रहा था, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? कहाँ थी तुम? आखिर बाहर जाने का क्या कोई और रास्ता है? उसने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा, देखो, मैं अपने बारे में सब कुछ नहीं बता सकती, और कुछ ऐसे राज हैं जो अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इसीलिए मेरे बारे में ऐसा कुछ जानने की कोशिश मत करना। लेकिन मैं तुम्हें एक सच बता रही हूं, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। बस कुछ राज हैं जो नहीं बता सकती। ये कह के वो किचन की तरफ बढ़ गई थी, रसोई में काम करने के लिए, और मैं वहीं पर सन्न था। उसने वादा किया कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी, किसी पराये मर्द के बारे में सोचेगी तक नहीं। लेकिन वो कौन से राज हैं जो वो मुझे बता नहीं रही है? और वो घर के अंदर कहां से आ गई? मुझे गुस्सा था, मैं वो दरवाजा ढूंढना चाहता था। मेरे घर में कोई ऐसा दरवाजा है जिससे बाहर जाया जा सकता है? कोई खिड़की, कोई रोशनदान? लेकिन पूरे घर में ऐसा कुछ भी मैं ढूंढ नहीं पाया। मैं उससे अब सवाल भी नहीं कर सकता था। उसने खाना बनाया था, मेरे सामने रखा, मैंने वो खाना नहीं खाया। मैं गुस्से में आकर दोबारा खेतों में चला गया। अपने पिता के साथ बिना खाना खाए गुस्से में मैं काम कर रहा था। उसके बाद मुझे जैसे ज्यादा गर्मी लगने लगी और ना खाना खाने के कारण मैं बेहोश हो गया। मेरे पिता ने मेरे चेहरे पर पानी मारा। मैं जब उठा, मुझे कामिनी की वो बातें अपनी आंखों के सामने घूमती हुई नजर आ रही थी। मेरे आंखों से आंसू निकल आए। मेरे पिता ने मुझसे सवाल पूछा था, आखिर हुआ क्या है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? इतना ज्यादा उदास क्यों हो और बेहोश क्यों हो गए? कुछ समय मैं रोया, फिर खुद को संभाला
अपने पिता को कुछ बताया नहीं, लेकिन जब मैं रात को कामिनी के साथ उस पलंग पर था, सोई अभी वो भी नहीं थी और मैं भी सोना नहीं चाहता था। मुझे सवालों के जवाब चाहिए थे, लेकिन उसने शुरू से ही अपने वचन मुझसे ले लिए थे कि मैं उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे वो छूने की ज़बरदस्ती हो या बातों से ज़बरदस्ती हो। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। गुस्से में उसे देखे जा रहा था। ज़्यादातर वो जल्दी सो जाती है, आज वो भी सो नहीं रही थी। हमेशा इसी तरह जब मैं दूसरी तरफ करवट लेता हूं, उतने में कामिनी सो जाती है। फिर से मैंने दूसरी तरफ करवट ली, लेकिन मेरे कान खुले ही थे। मैं हर आवाज को सुनना चाहता था। पलंग हिलने की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे पलंग से कोई वजन ऊपर की तरफ उठा हो। मैं तो पलंग से उठा नहीं, तो कामिनी उठी होगी। जानबूझकर मैंने आंखें बंद कर ली ताकि उसे लगे मैं सो गया। फिर एकदम पलटकर मैंने दूसरी तरफ देखा कि उसे खड़े हुए मैं देख लूंगा, पकड़ लूंगा, सच जानूंगा। लेकिन वो तो दूसरी तरफ सोई हुई थी, आंखें बंद थीं। मैंने उसकी बाजू पर हाथ रखा, उसका शरीर ठंडा था। मैं ये जानना चाहता था आखिर होता क्या है उसके साथ। ऐसे लगता है जैसे उसकी मौत हो चुकी हो। शरीर पूरा ठंडा फिर जाता है, ना उसकी नब्ज चल रही होती है, ना उसका शरीर गर्म होता है। एक लाश ऐसी ही होती है। मैंने उसे जोर जोर से हिलाया, जोर जोर से उसकी गाल पर मैंने थप्पड़ मारे, लेकिन वो नहीं उठ रही थी। जैसे वो एक लाश ही थी। बिना धड़कन के इंसान लाश कहलाया जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी तो मैं घर से बाहर निकला। बाहर निकलकर मैं ठंडी हवा में सांस लेना चाहता था, लेकिन दूर चलकर जाती एक लड़की को देखा मैंने, जिसके कपड़े बिल्कुल कामिनी जैसे थे, उसके बाल बिल्कुल कामिनी जैसे थे, उसकी चाल बिल्कुल कामिनी जैसी थी। मैं उस तरफ बढ़ने लगा। मुझे उस पर शक होने लगा था। ऐसे कैसे? जो मेरे पलंग पर है बिल्कुल लाश की तरह, क्या वो कामिनी है? या सामने चलकर जाती हुई ये लड़की जो मुझे पीछे से नजर आ रही है, बिल्कुल कामिनी जैसी, ये कामिनी है? मुझे सच का पता लगाना था। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो जंगल की तरफ जा रही थी। मैं उसके पीछे, एक पेड़ के पीछे जब मैं छिपा हुआ, वो आगे खड़ी हो गई थी जंगल के बीच में। फिर उसने एक सूखा हुआ पत्ता अपने हाथ में लिया। अब भी मुझे ये पक्का नहीं था कि ये कामिनी ही है, क्योंकि अंधेरे में ज्यादा कुछ नजर भी नहीं आ रहा। लेकिन सिर्फ पत्ते को हाथ में लेने से उसके हाथ में जैसे आग लगी। पत्ता भी जलने लगा, लेकिन पत्ता जलकर राख नहीं बन रहा था, मशाल की तरह जलता ही जा रहा। उसने और भी कई पत्ते उठाए थे, उन्हें आग लगाकर बिखेर दिया। अब उन पत्तों से निकलने वाली आग बाकी सूखे हुए पत्तों पर नहीं लग रही थी, बस वही पत्ते जगमगाने लगे थे। फिर वहां पर वो बैठी और मुझे कामिनी को देखना था, पक्का करना था ये कामिनी ही है। हो सकता है कोई और लड़की हो। बेवजह मैं यहाँ छिपकर उसका पीछा करता रहा। घूमकर आगे जाना चाहता था मैं। जैसे ही पेड़ों के पीछे से निकलता निकलता घूमकर आगे तक पहुंचा, शायद मेरे पैरों की आवाज जो मैं पत्तों के ऊपर रख रहा था, उस आवाज ने उसे पहचान करने का मौका दे दिया। एक पेड़ के पीछे था मैं। एक तरफ से झलक दिखी थी, बिल्कुल कामिनी जैसी, लेकिन मैं पक्का तभी कर पाता जब सामने से देखता। पेड़ के आगे से जब मैं निकला, वहां बीच में कोई नहीं था। जलते हुए पत्ते गायब हो चुके थे, वो भी गायब हो चुकी थी। उस जगह भाग कर गया मैं। कोई आवाज भागने की नहीं हुई थी। वहां जले हुए पत्ते मौजूद नहीं थे। चांद की रोशनी में मैं जितना देख सकता था उतना मैंने देखा, लेकिन मुझे कोई लड़की नजर नहीं आई और बाद में ना मैं कामिनी को देख पाया। वहां मैं ढूंढता रहा और फिर जब मैं वापस आया, जैसे ही मैं अपने कमरे के अंदर आया,
कामिनी उठी हुई थी। मुझे देखते ही कहने लगी, क्या हुआ, आप यहां नहीं थे? मुझे चिंता होने लगी थी। कामिनी की तरफ देखकर मैं घूरता जा रहा और कामिनी की आंखों में भी मैंने कुछ ऐसा ही देखा था। उसे पता था मैं जान गया हूं, मैं भी जानता था, उसे भी पता लग गया है। लेकिन बस सामने एक कच्ची कांच की दीवार ही हो जो अभी टूटी नहीं थी। यह शर्म की दीवार थी। मैं पास के पलंग पर लेटा हुआ उससे यह सवाल पूछ नहीं पाया और मुझसे भी वो ये सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन पूछ नहीं पाई कि मैं जंगल में क्या कर रहा था। लेकिन अब भी मैं पक्का नहीं कह सकता था कि वो कामिनी ही थी। लेकिन रात को उठे हुए कामिनी को कभी नहीं देखा मैंने। ये है क्या चीज? यहां लाश आ जाती है और क्या कामिनी फिर बाहर चली जाती है? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ करवट लेकर कामिनी लेट चुकी थी। मैं भी इस तरफ लेट गया। दोबारा वो पलंग बिल्कुल नहीं हिला। फिर से मैं देखना चाहता था कामिनी का शरीर ठंडा है या नहीं। उसके बाजू पर जब मैंने हाथ लगाया था उसका शरीर गर्म था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जिंदा इंसान का शरीर हो। फिर वो थोड़ी पलटी, मुस्कुराकर कहने लगी, आप मुझे छू रहे हैं? मैंने उससे माफी मांगी। अरे माफ करना, मुझे लगा तुम्हारा शरीर फिर से ज्यादा ठंडा तो नहीं हो गया, क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं और ज्यादा ठंडक हो रही है। मुझे लगा तुम्हें किसी कंबल की या रजाई की जरूरत तो नहीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ करवट ले ली। वो बस मुझे चेतावनी देना चाहती थी कि मैं उसे छूऊं ना। वैसे कभी कभी थोड़ा बहुत मैं छू लेता था, लेकिन इस तरह गलत इरादे से मैं उसे छू नहीं सकता था। ये उसने मुझसे वादा लिया था। पूरी रात मैं सो नहीं पाया था और अगली सुबह मैंने एक ख्याल अपने दिमाग में बसा लिया कि मेरी बीवी के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। इसी कारण कभी कभी वो बदल जाती है, उसकी बातें बदल जाती हैं। पूरा दिन बहुत अच्छी रहती है, लेकिन रात को कभी कभी उसकी आंखों का रंग बदला हुआ होता है, उसकी आवाज बदली हुई होती है। शायद रात के वक्त उसके ऊपर भूत प्रेत का साया आता है। ये राज है जो वो मुझे बताना नहीं चाहती, इसीलिए मुझे खुद से दूर भी रखती है, मेरी सुरक्षा के लिए। प्यार तो वो भी मुझसे करती है, लेकिन शायद भूत प्रेत का साया उस पर आता है जो कुछ करने नहीं देता। उसका निपटारा तो करना होगा। इसके लिए मैं एक बाबा के पास जाने को तैयार था, लेकिन वहां मैं अकेले जाता तो कोई फायदा नहीं होता। मैंने कामिनी को कहा, कामिनी चलो, तुम्हें मेरे साथ एक खास जगह जाना होगा। मुझे बचपन में वहां जाना बहुत ज्यादा पसंद था। तुम्हें भी वहां पर घुमा कर लेकर आता हूं। वैसे भी बहुत समय हो गया है हम बाहर घूमने के लिए नहीं गए, एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलेगा। मैंने सुबह ही अपने पिता को कह दिया था कि आज खेतों को आप संभाल लीजिए, मैं अपनी बीवी के साथ बाहर घूम कर आना चाहता हूं। मेरे पिता मान चुके थे। फिर मैं कामिनी के साथ उस बाबा के पास गया। वो पहाड़ों में बना हुआ बाबा का वो घर, वो आश्रम और आसपास घूमने की और जगह। कामिनी और जगह घूमना चाहती थी, उस बाबा के पास जाना नहीं चाहती थी। उसने कहा, ऐसे बाबा ढोंगी होते हैं और कई बार फंसाते हैं, लूट लेते हैं। मैंने कामिनी को कहा, नहीं, वो बाबा ऐसे नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बस एक बार मिलकर आते हैं और बाबा का आशीर्वाद अगर हमें मिल जाएगा, हमारे घर में और भी सुख और समृद्धि आने लगेगी। मैंने कामिनी को मना ही लिया। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, बस उससे छोटा सा वादा लिया कि छोटा सा तो काम है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना। उसे मानना पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में शक देखा था मैंने। उसे पता लगने लगा था मैं अब उस पर शक करता हूं, यकीन नहीं करता, इसीलिए यहां पर लेकर आ रहा हूं। बाबा का आशीर्वाद जब हमने लिया, मैंने कामिनी को कहा, कामिनी वो सामने वाले पेड़ को देखो, बहुत खूबसूरत है। उससे नीचे वादियां नजर आती हैं, कई घर दूर वाले दिखते हैं, दूर वाले पहाड़ दिखते हैं। तुम वहां जाकर देखो, मैं बाबा से कुछ बात करना चाहता हूं, पुरानी यादें।
देखो मर्दों वाली कुछ बातें हैं, तुम सुन नहीं सकती, तुम वहां चली जाओ। कामिनी पेड़ के नीचे चली गई, लेकिन दूर से हमारी तरफ देखे जा रही थी। मैंने बाबा के करीब जाकर कहा, बाबा जी, मुझे लगता है मेरी बीवी के ऊपर भूत प्रेत का साया है। दिन के वक्त वो बिल्कुल ठीक होती है, रात के वक्त वो बिल्कुल ठीक नहीं रहती। उसकी आंखों का रंग सा बदल जाता है और शरीर इतना ज़्यादा ठंडा, बिल्कुल लाश की तरह। उसकी नब्ज भी चल नहीं रही होती। बाबा ने घमंड में कहा था, यहाँ आकर कोई भूत प्रेत टिक नहीं पाता, तो अगर उसके शरीर पर भी किसी भूत का साया है तो पलक झपकते ही उसे दूर कर दूंगा। बाबा ने कामिनी को पास आने के लिए कहा। मैंने भी कामिनी को इशारा कर दिया, आओ बाबा, तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं ताकि हमारे घर में रौनक किसी तरह से बनी रहे। जैसे ही कामिनी करीब आई, बाबा के हाथ में राख थी। बाबा ने वो राख कामिनी के सर पर लगानी चाही। कामिनी 2 कदम पीछे हो गई। बाबा को शक सा होने लगा था। तब बाबा ने कहा, आशीर्वाद यहाँ इसी तरह से मिलता है। ये राख है मंदिर की। जब ये मंदिर की राख तुम्हारे सर पर लगेगी, उसके बाद तुम शुद्ध हो जाओगी। चाहे तुम्हारे शरीर में किसी भी तरह की कोई बुरी शक्ति हो, वो दूर हो जाएगी। लेकिन अगर तुम इस राख से डरने लगोगी, इसका मतलब होगा तुम्हारे ऊपर कोई काला साया है। कामिनी ने कहा था, मैं ये राख नहीं लगवा सकती। मैं इस तरह कोई राख को अपने सर पर लगाना अशुभ मानती हूँ। मैंने कामिनी को कहा, देखो कामिनी, ये बाबा बहुत अच्छे हैं, आशीर्वाद तो तुम्हें लेना होगा। बड़े हैं, देखो इतनी उम्र है इनकी, तुम्हें इनसे आशीर्वाद लेना होगा। मैंने जिद करनी शुरू कर दी तो कामिनी को करीब आना पड़ा। बाबा ने सर पर जब राख मली, कामिनी की आंखें नीली नीली सी हो गई थी, घूर रही थी बाबा को, और बाबा भी राख को मलते हुए कह रहे, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, इस पर किसी भी तरह का कोई भूत का साया या काली शक्ति का साया नहीं है, तुम गलत थे। बाबा ने बता दिया उसे कि मैंने बाबा को कहा था इस पर कोई भूत प्रेत का साया है। गुस्से में कामिनी ने मेरी तरफ भी देखा था, फिर बाबा की तरफ भी देखा था। बाबा ने कह दिया इस पर कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, लेकिन अचानक बाबा के होंठ हिलने लगे। बाबा की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई, जैसे उन्हें दौरा पड़ा हो। मुंह से झाग निकलने लगी। वहां पर कई लोग थे, वहां कई बाबा के चेले थे। बाबा को पकड़कर वो हिलाने लगे, तलवों को मसलने लगे, हाथों को मलने लगे। उन्हें जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा था, बहुत ज्यादा तगड़ा दौरा, और वहां से बाबा को अस्पताल ले जाया गया। मैं कामिनी के साथ वापस आ चुका था, लेकिन कामिनी ने रास्ते में मुझसे बात नहीं की। गुस्सा थे मुझसे, लेकिन बाबा ने इतना तो कहा कि उस पर कोई भूत प्रेत का साया नहीं है। लेकिन फिर बाबा के साथ जो हुआ उसे कोई क्या बता पाएगा। कामिनी अब मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। हम उस दिन घर आए, लेकिन उसने बात नहीं की। उसने घर का पूरा काम किया और रात के वक्त बिल्कुल वैसा ही, लेकिन इस बार आवाज़ ज़्यादा तेज़ हुई। जैसे ही मैंने करवट दूसरी तरफ की, उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा था और पूरी रात उसका शरीर ठंडा ही रहा। कामिनी जैसे लाश बन गई। सुबह के वक्त एक झटके के साथ कामिनी उठी थी। मैं दूसरी तरफ देख रहा था। जब पलंग हिला तो वो सुबह के 6 बजे उठी, बिना मेरी तरफ देखे हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी थी। नजरें मेरी नीचे की तरफ थी। उसके बाद अगले दिन मुझे लगा था मुझे बाबा के पास जाना चाहिए। खेतों से सीधे निकलकर अपने पिता को एक बहाना लगाकर मैं बाबा के पास पहुंच चुका था। बाबा डेरे पर वापस आ चुके थे। वहीं पर बाबा से बात हुई। मंदिर के सामने चलते हुए बाबा मुझसे कह रहे थे, तुम्हारी बीवी पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है, लेकिन मुझे कोई और शक हो रहा है। तुम्हें पहले अपनी बीवी की सच्चाई जाननी होगी। मैं तुम्हें कुछ चीज़ें देता हूँ, उन चीज़ों का इस्तेमाल करना अपनी बीवी के ऊपर, और उससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी बीवी पर भूत प्रेत का साया है या तुम्हारी बीवी
खुद एक भूत है, चुड़ैल है, डायन है, जो भी है तुम्हें सच तो जानना होगा। देखो ये 5 तंत्रों वाला लॉकेट है। यहाँ 5 अलग अलग छोटे छोटे लॉकेट चिपके हुए हैं। हर एक लॉकेट का रंग अलग है। जैसे जैसे तुम अपनी बीवी के करीब जाओगे, हर एक लॉकेट को अपनी बीवी के हाथ से छुओगे, लॉकेट राख बन जाएगा। जो लॉकेट राख नहीं बनेगा, फिर मैं उससे बता पाऊंगा कि वो क्या है, कैसी शक्ति है। ये काम तुम्हें रात के 12 बजे करना होगा, जब वो होश में हो। मैंने कहा, वो रात के वक्त आपको बताया ना, वो सो जाती है, फिर उठाना असंभव होता है। बाबा ने कहा, रात के वक्त कई बार ऐसी शक्तियां शरीर को छोड़कर अलग हो जाती हैं। अगर तुम्हारी बीवी का शरीर लाश की तरह होगा तो आसपास तुम्हारी बीवी का एक चित्र जरूर नजर आ रहा हो सकता है। हो सकता है तुम्हारी बीवी का नकली शरीर पलंग पर आ जाता हो और असली तुम्हारी बीवी कहीं बाहर चली जाती हो। वो रात मैं इंतजार करता रहा। जब पलंग दूसरी तरफ से हिला, मैंने हाथ लगाकर देखा। कामिनी पूरी तरह से ठंडी फिर चुकी थी। जल्दी से मैं बाहर की तरफ निकला और फिर से एक लड़की को आगे की तरफ जाते हुए देखा। कामिनी के जैसे कपड़े उसने पहन रखे थे, वैसे ही बाल, वैसी ही चाल। मैं उसके पीछे पीछे, लेकिन इस बार दूरी ज्यादा थी। मैं सीधे जाकर अब उससे सवाल करूंगा। मुझे पक्का था ये कामिनी ही है। आज मुझे सच जानना ही था, तो उसके पीछे पीछे ही मैं चलता रहा। जंगल की उसी जगह पर पत्तों को आग लगाकर रोशनी कर रही थी वो बीच में बैठी हुई। मुझे नहीं पता क्या कर रही थी, लेकिन मुझे सच जानना था। मैं आगे की तरफ आया, पीठ मेरी तरफ थी। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता जा रहा और आगे से उसने खुद ही जैसे मुझसे सवाल पूछा था। तुम्हें सच जानना था ना? आज वो रात है जब तुम्हें सच का पता लगेगा। पहले जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो। लाओ वो लॉकेट मुझे दे दो। देखते हैं लॉकेट के कौन से हिस्से राख बनते हैं और कौन सा हिस्सा बच पाता है। जैसे ही आगे की तरफ मैंने लॉकेट फेंका, उसने लॉकेट उठाया और लॉकेट का हर एक हिस्सा राख बन गया। बाबा इससे क्या पता लगा पाते मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो खड़ी हुई थी, मैंने उसकी पूरी तरह से लाल आंखें देखी थी। उसकी खूबसूरती को छिपा रही, जैसे प्रकट हुई वो लाल रोशनी जो आंखों से निकल रही। हर तरफ मुझे हर चीज लाल लाल दिखने लगी थी। और तब सामने से कामिनी ने मुझे कहा था, मैंने तुम्हें वादा देने को कहा था और तुमने मुझसे वादा किया भी था, लेकिन तुमने वो वादा निभाया नहीं। मुझ पर तुम भरोसा कर नहीं पाए। तुम एक अच्छे इंसान हो, मैंने करीब से महसूस किया है, लेकिन तुम्हें मेरी सच्चाई नहीं जाननी चाहिए थी। शायद एक समय आता मैं खुद ही तुम्हें अपनी सच्चाई बता देती, लेकिन जानती हूं तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पाते। इंसानों में यह कमी तो होती ही है, लेकिन अब सच का समय आ गया है। लेकिन सच के बाद तुम्हारे पास बस यही बचेगा, मैं नहीं। उसने मुझे हर एक सवाल का जवाब दिया था। वो एक यक्षिणी थी, यक्षिणी जो इंसानी रूप में जन्म ले चुकी थी। यक्ष और यक्षिणियां अपनी दुनिया में जीते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक शरीर में रह सकते हैं। तो जब किसी औरत के पेट में, गर्भ में बच्चा जन्म लेने वाला हो, तब ऐसे यक्ष यक्षिणियां पेट में निवास करते हैं, उसे शरीर में खुद को डालते हैं और बच्चे की तरह जिंदगी व्यतीत करते हैं, लेकिन सही समय आने पर वापस दुनिया में भी चले जाते हैं। उनका जिंदगी जीने का तरीका अलग होता है। कामिनी का भी ऐसा ही था और कामिनी ने कहा था
तुम मुझे छूना चाहते थे। जानती हूं इंसानों में यही रिवाज है, लेकिन सिर्फ 1 साल अगर तुम इंतजार करते तो मैं तुम्हारी पूर्ण रूप से पत्नी बन जाती। ये हमारा रिवाज है, लेकिन हम किसी इंसान को ये बता नहीं सकते। अगर हम किसी को बताएं तो ये हम दोनों का आखिरी दिन होता है जब हम एक साथ होते हैं। अब ना तो तुम मुझे कभी देख पाओगे और ना मैं तुम्हें कभी देख पाऊंगी। तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, इसीलिए यहाँ आकर ये पूर्ण सिद्धि करती थी ताकि 1 साल बाद इंसानी रूप में पूरी जिंदगी बिता पाऊं, जैसे तुम चाहते हो वैसे। लेकिन तुम्हारी गलती अब हम दोनों को अलग कर देगी। मेरा इंतजार मत करना, अब इस दुनिया में मैं दोबारा कभी नहीं आ सकती। ये कहते ही वो सामने से गायब हो गई। उस जंगल में वो लाल रोशनी भी गायब हो गई। वो चमकते हुए पत्ते भी मुझे दोबारा नजर नहीं आए। मैंने आवाज लगाई, उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे बिल्कुल नहीं दिखी। पूरी रात बिताने के बाद जब मैं सुबह घर आया था, घर में हाहाकार मचा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी। सबको वो लाश मिली थी मेरी बीवी की, और सबको लग रहा मेरी बीवी रात को मर गई। शरीर ठंडा फिर गया, ना कोई चोट थी ना शरीर में जहर। अपने आप मृत्यु हो गई, लेकिन कैसे? हर कोई जानना चाहता था। सच सिर्फ मेरे पास था। मैंने कहा था, माँ वो मरी नहीं है, ये बस उसका शरीर है, ये कामिनी नहीं है। हर किसी ने मुझे पागल कहा था। उसके शरीर को जलाया गया। मैं चाहता था ऐसा ना हो, लेकिन उसके शरीर को जलाया गया। मैं रोक ना पाया। उसके बाद से मैंने अपने घर को छोड़ दिया। जंगल में मैं कामिनी का इंतजार करने लगा। मैं सच जान गया था, बस उसके साथ रहना चाहता था। मेरी बीवी थी, मैं उससे प्यार करता था। बस उसे पाने के लिए मैं ये कोशिश कर रहा था। मैं अपनी जगह पर गलत नहीं था, मैं भी सही था, और जैसे वो भी सही थी। 70 साल का हो चुका हूं मैं, जंगल में रहता हूं। आज भी इंतजार करता हूं, कभी कामिनी मुझसे मिलने के लिए आएगी। एक बार बस उसकी आंखों में देखना चाहता हूं। वो मुझसे प्यार करती थी, बयां किया था उसने, और शायद ये एक ऐसा अधूरा प्यार है। आज तक अपने कंधों पर उसका बोझ ढो रहा हूं। बस उससे एक बार मिलना चाहता हूं। लोग मुझे पागल कहते हैं कि मेरी बीवी तो मर चुकी है। मैं उसका इंतजार करता हूं, जंगलों में भटकता हूं। हर कोई मुझे पागल कहता है, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करूं? सच में वो मरी नहीं थी, वो सिर्फ उसका शरीर था। वो यक्षिणी थी, अपनी दुनिया में चली गई। प्यार करती थी मुझसे, और मैं भी करता हूं। मरने से पहले सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहता हूं।